नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आ जाइए दोस्तों, एक बार आ जाइए दोस्तों, फटाफट आ जाइए दोस्तों। आवाज़ आपको सुनाई दे रही है मेरे? नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो मेरे प्यारे साथियों? सभी को आवाज़ सुनाई दे रही है मित्रों? तो आज अपने दोस्तों एक बार सोचा कि अपन एक बार लाइव वापस आ जाए मेरे प्यारे साथियों, सब लोग एक बार जुड़ जाइए। ओके, मैं एक बार देख लेता हूँ, आपके कमेंट देख लेता हूँ। सब लोग आ जाइए मेरे प्यारे, सब लोग एक बार आ जाइए मेरे प्यारे साथियों, सब लोग एक बार आ जाइए। ओके ओके ओके। हम्म, सबको वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो मेरे प्यारे? तो आज अपन बेरोजगारी के टॉपिक को खत्म कर लेते हैं। बेरोजगारी का जो टॉपिक है उसको खत्म कर लेते हैं। ओके, एक बार मैं देख लेता हूँ, कमेंट में देख लेता हूँ, कमेंट आपकी। ओके, सब लोग आ जाओ। ओके, सब लोग एक बार जुड़ जाइए, मैं कमेंट देख लेता हूँ। संगणक में है कैसे टॉपिक? अमित बेटा शब्द है आपके। देखो बेटा, संगणक की बात अलग है। संगणक में संगणक का और एएसओ का लगभग लगभग कोर्स सेम है, तो आप टेंशन मत लो। और अभी कोई नया कोर्स आया भी नहीं, तो आपको टेंशन ले दो। अभी आप लोग पढ़ने में ध्यान दोगे। ओके सर, ग्रुप में मुझे भी ऐड कर देना। ठीक है बेटा, मेरे को व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है बेटा, सबको ऐड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आराम से सबको सिलेक्शन करा के रहेंगे दोस्तों, सबको पढ़ाएंगे, खूब पढ़ाएंगे दोस्तों। घर बैठ के पढ़ाने का आनंद कुछ है दोस्तों। ओके, चलिए मित्रों, आप सभी को आनंद आ रहा है नहीं आ रहा पढ़ने में दोस्तों? ओके, देखिए मित्रों, अब मैं शुरुआत करता हूं अपने टॉपिक्स पर, और बिना किसी बातचीत के। आपका टॉपिक चला था बेरोजगारी। बेरोजगारी का टॉपिक आपका चल रहा था दोस्तों, अनएम्प्लॉयमेंट। इससे पहले मैं निर्धनता पढ़ा चुका था। बेरोजगारी के टॉपिक में दोस्तों मैं आपको 3 बातें बता चुका था, और 3 बातें बहुत अच्छे तरह से समझाई। देखो मित्रों, नोट्स आपको खुद को बनाने मित्रों, आप एक पीडीएफ के भरोसे मत रखो दोस्तों। मैं आपको फिर कहूँ, क्योंकि मेरे को इन पीडीएफ से बड़ी नफरत है दोस्तों। ये पीडीएफ आप लोग क्या बार बार कितनी पीडीएफ इकट्ठी करोगे? आप लोग पढ़ने का तरीका रखो, तो एक ऑफलाइन के जैसे पढ़ो, जैसे आप एक ऑफलाइन बैच में पढ़ रहे हो। ओके, एक ऑफलाइन के अकॉर्डिंग पढ़ा करो, आराम से लिखा करो, समझा करो, खुद नोट्स बनाया करो। ओके, तो देखो, आपने बात की बेरोजगारी का अर्थ। मैं तो आप लोगों को बेरोजगारी का अर्थ बता दिया था। आप लोगों को बेरोजगारी का अर्थ आप लोगों को बता चुका था। ओके, उसके बाद दोस्तों बेरोजगारी के कारण बता चुका था। बेरोजगारी के कारण, ओके, कि बेरोजगारी के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। और आपको कल की कक्षा में बेरोजगारी के प्रकार बता चुका था, और बेरोजगारी के प्रकार में दोस्तों आप लोगों को 5 प्रकार आप लोगों को बता देते हैं। ओके मित्रों, ओके, तो बेरोजगारी का अर्थ, बेरोजगारी के कारण और बेरोजगारी के प्रकार में बता चुका था। ये बात आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। ओके, ये चीज़ आप लोगों को समझने की कोशिश आप लोग करनी। ओके, ये 3 बातें आपको कल की कक्षा में, ओके बेटा, ये 3 बातें आप लोगों को कल की कक्षा में मैं आपको बता चुका था। यहाँ तक आपको सारी बातें अपन समझ चुके थे। ओके, और आप लोगों ने अच्छे से नोट्स भी आप लोगों ने बना लिए होंगे। ओके, तो आज अपन बात करेंगे, हेडिंग डाल लीजिए दोस्तों, बेरोजगारी का मापन। हेडिंग डालो मित्रों, फिर इसका भी मैं टेस्ट रख दूंगा, तो इसका भी आज शाम को टेस्ट रख दूंगा, बेरोजगारी का मापन। आ जाए मित्रों, अपन बात करेंगे बेरोजगारी का मापन। ओके, बेरोजगारी का मापन, बेरोजगारी का मापन। ओके, इसमें आप लोग लिखिए मित्रों, मैं आपको सारी बातें बताता हूँ। बेरोजगारी के मापन को लेकर सारी बातें आप कॉपी में लिखते जाओ। मैंने कहा दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम, यानी सबसे पहले, भारत में सबसे पहले बेरोजगारी का मापन, बेरोजगारी का मापन मापन दादा भाई नौरोजी द्वारा, भारत में सबसे पहले बेरोजगारी का मापन दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। ओके, आगे पहली बात, तो भारत में सबसे पहले बेरोजगारी का मापन दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। ओके, दादा भाई नौरोजी के द्वारा सबसे पहले बेरोजगारी का मापन किया गया था। ओके, तो भारत में सबसे पहले बेरोजगारी का मापन दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। फिर मैं कहूँ वर्ष 1973 में, वर्ष 1973 में भारत में, वर्ष 1973 में भारत में बेरोजगारी का मापन करने हेतु, भारत में बेरोजगारी का मापन करने, यानी दोस्तों अगर बात करूँ तो सब
वर्ष 1973 में भारत में बेरोजगारी का मापन करने हेतु एक समिति बनी थी। उस समिति का नाम था भगवती समिति। समिति का नाम क्या था? तो भगवती समिति था। ओके, भगवती समिति। भगवती समिति का गठन किया गया। भगवती समिति का गठन किया गया। ओके, भगवती का गठन किया गया जिसने बेरोजगारी का मापन हेतु, जिसने मित्रों बेरोजगारी के मापन हेतु, जिसने बेरोजगारी का मापन करने हेतु, जिसने बेरोजगारी का मापन करने के लिए करने की 3 स्थितियां बताई। तो ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था कि भगवती समिति का संबंध किससे था? बेरोजगारी से। जिसने बेरोजगारी का मापन करने की 3 स्थितियां बताई दोस्तों। ओके, आगे। ओके तो मेरी बात को सुनना और समझने की कोशिश करना। देखो, एएसओ के लिए इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास है और आरएस के लिए दोस्तों ये 32 नंबर की क्लास है। ओके, एएसओ वालों के लिए दूसरी क्लास है और आरएस और एसआई की तैयारी करने वालों के लिए 32 क्लास है, 32 नंबर की। मैंने हर जगह आप लोगों को डाल रखा है, टेंशन मत लगो। ओके, तो देखो, भारत में सबसे पहले तो दोस्तों आप लोग मेरे सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहना। सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहना दोस्तों। जब तक आप व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ोगे दोस्तों, आप लोगों को पता नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं वहीं पर आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा और आप लोगों के साथ कनेक्ट रहूंगा, क्योंकि ऑनलाइन में आप लोगों के साथ जुड़े रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है मित्रों के। तो मित्रों, मैंने क्या कहा कि भारत में सबसे पहले बेरोजगारी का आकलन किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने किया। बेरोजगारी का सबसे पहले आकलन दादा भाई नौरोजी ने किया। फिर 1973 में भारत में बेरोजगारी का मापन करने के लिए एक समिति बनी थी। उस समिति का नाम था भगवती समिति। भगवती समिति ने भारत में बेरोजगारी के मापन करने की 3 स्थितियां बताई और उसने कहा कि बेरोजगारी का मापन इन 3 प्रकार से किया जा सकता है। कौन कौन सी? सबसे पहले थी सामान्य स्थिति, जिसको यूजुअल स्टेटस अपन कहते हैं। ओके, इसको यूएस यानी यूजुअल स्टेटस कहा जाता है। एक होती में तो चालू साप्ताहिक स्थिति, चालू साप्ताहिक स्थिति, चालू साप्ताहिक स्थिति, चालू साप्ताहिक स्थिति, इसको होता है करंट वीकली स्टेटस। ओके, और एक होती है चालू दैनिक स्थिति, चालू दैनिक स्थिति, एक होती है चालू दैनिक स्थिति, इसको बोलते हैं करंट डेली स्टेटस। ओके, आप लोगों के सामने आ रहे हैं। बीएल में ना आप इनको नंबर दे दो बेटा, क्योंकि मैं यहाँ पे नंबर नहीं लिख सकता। ओके, आगे। और वैसे ऐप में आपको नंबर दिखते होंगे दोस्तों, वो नंबर जो चलते रहे वो मेरे ही नंबर है, जो नंबर आपको दिख रहे हैं वो मेरे ही नंबर है। तो देखो तो मैंने क्या कहा कि भारत में सबसे पहले बेरोजगारी का मापन दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। वर्ष 1973 में भारत में बेरोजगारी का मापन करने के लिए एक भगवती समिति का गठन किया गया था और भगवती समिति ने बेरोजगारी का मापन करने की 3 स्थितियां बताई और ये कहा कि बेरोजगारी का मापन इन 3 स्थितियों के आधार पर किया जा सकता है, जिसमें एक होती सामान्य स्थिति, एक होती चालू साप्ताहिक स्थिति और एक होती चालू दैनिक स्थिति। 2 पॉइंट मैंने आपको लिखा दिए, अपनी हेडिंग है बेरोजगारी का मापन। ओके, मतलब असल मैंने आपको कोई बात नहीं बेटा, हिमेश बेटा, मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं। अब मैं याद रखूंगा, अब जोड़ दूंगा। ठीक है, मेरे पास खूब सारे मैसेज आते रहते हैं। अगर मैं भूल जाता हूं तो मेरे को बार बार याद दिला दिया और मैं नाराज नहीं हूँ। ठीक है, आगे। तो मित्रों, भारत में, और आप लोग ये भी बताया करो आपने कोर्स परचेज किया है या नहीं किया, ऐसे पता नहीं पड़ेगा दोस्तों मेरे को। तो देखो मित्र, मैंने क्या कहा, पहला पॉइंट था कि भारत में सबसे पहले बेरोजगारी का मापन किसने किया? दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। ओके, फिर भारत में बेरोजगारी का मापन करने के लिए एक समिति बनी, समिति का नाम था भगवती समिति। इस समिति ने बेरोजगारी के मापन करने की कितनी स्थितियां बताई? इस समिति ने बेरोजगारी के मापन करने की 3 स्थितियां बताई, एक सामान्य स्थिति, एक चालू दैनिक स्थिति और एक चालू साप्ताहिक स्थिति। चालू साप्ताहिक स्थिति, इन 3 स्थितियों के आधार पर बेरोजगारी का मापन करने की बात यहाँ पर कही गई। ओके, ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी और अच्छे से समझ। ओके, अब एक एक को समझते। ओके, अब देखो यहां पर मैं एक एक को समझाता हूं, इन तीनों स्थितियों के बारे में बताता हूं। अब बातें मत करो। ओके ओके, आगे। तो पहली स्थिति, सबसे पहली स्थिति है सामान्य स्थिति। सबसे पहली स्थिति है सामान्य स्थिति। सामान्य स्थिति, सबसे पहले बेरोजगारी का मापन करने की जो भगवती समिति ने स्थिति बताई दोस्तों, वो है सामान्य स्थिति। ओके, अब भाई साहब सामान्य स्थिति में क्या होता है मैं बता दूं मित्रों, यहां पर आएगा मित्रों आप लोगों के सामने। ओके, अब देखो यहां पर आ जाएगा आप लोगों के सामने कि भगवती समिति, मैंने कहा दोस्तों भगवती समिति, भगवती समिति द्वारा, भगवती समिति द्वारा एनएसएसओ, भगवती समिति द्वारा एनएसएसओ को, भगवती समिति के द्वारा एनएसएसओ को
क्योंकि दोस्तों भारत में बेरोजगारी का आकलन पहले एनएसएसओ ही करता था, अब कौन करेगा? एनएसओ। हालांकि अब मापन होता ही नहीं। भगवती समिति के द्वारा एनएसएसओ को सुझाव दिया कि एनएसएसओ को सुझाव दिया गया कि सामान्य स्थिति सुझाव दिया गया कि सामान्य स्थिति के तहत उन सभी व्यक्तियों को बेरोजगारी में शामिल किया जाए। उन सभी व्यक्तियों को बेरोजगारी में शामिल किया जाए जिन्हें संपूर्ण वर्ष के दौरान एक दिन भी कार्य नहीं मिलता। ओके, एक दिन भी कार्य नहीं मिलता। हेलो, तो रुको, मैं क्लास में बात करूँ ना, क्लास में ना आगे। तो अगर मैं कहता हूँ जिन्हें संपूर्ण वर्ष के दौरान एक दिन भी कार्य नहीं मिलता है तथा वे पूरे वर्ष, यानी वे लोग पूरे वर्ष रोजगार की तलाश में रहते हैं। पूरे वर्ष रोजगार की तलाश में रहते हैं। ओके, रोजगार की तलाश में रहते हैं। ये बात सामान्य स्थिति के तहत कही। अब मेरी बात को सुनो। देखो, भगवती समिति ने बेरोजगारी का मापन करने के लिए एनएसएसओ को ये कहा कि अगर किसी व्यक्ति को पूरे साल भर में बिल्कुल भी नौकरी नहीं मिले, यानी बिल्कुल भी जॉब नहीं मिले, पूरे दिन घर पर बैठा रहे भाई साहब, नौकरी की तलाश में बैठा रहे कि काम मिलेगा, लेकिन भाई साहब को 1% भी नौकरी नहीं मिलती है, यानी पूरे दसों ठाला बैठा रहता है, उसे नौकरी नहीं मिलती है। संपूर्ण वर्ष के दौरान एक दिन भी अगर उसे काम नहीं मिलता, एक दिन भी अगर उसे कार्य नहीं मिलता है, तो वो उस स्थिति को दोस्तों अपन क्या करेंगे? उस स्थिति को अपन कहेंगे दोस्तों सामान्य स्थिति के तहत बेरोजगार माना जाएगा। अर्थात उसे उस स्थिति के तहत, सामान्य स्थिति के तहत क्या माना जाएगा? बेरोजगारी की गिनती में शामिल किया जाएगा। अर्थात वो सामान्य स्थिति के तहत क्या माना जाएगा? बेरोजगार माना जाएगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ओके, मैंने कहा दोस्तों कि भगवती समिति ने एनएसएसओ को ये सुझाव दिया कि सामान्य स्थिति के तहत उन सभी व्यक्तियों को रोजगार में शामिल किया जाए जिन्हें संपूर्ण वर्ष के दौरान एक दिन भी कार्य नहीं मिलता तथा वे पूरे वर्ष रोजगार की तलाश में रहते हैं। उन सभी व्यक्तियों को सामान्य स्थिति के तहत क्या माना जाएगा? बेरोजगारी की गिनती में शामिल किया जाएगा। ओके, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब चलिए मित्रों अगला पॉइंट। अगर ये बात आप लोगों को समझ में आ गई तो बहुत ही अच्छी बात है। अब मैं लेता हूं दूसरा पॉइंट। ओके, दूसरा, भगवती समिति ने बेरोजगारी के मापन करने की दूसरी स्थिति बताई जिसका नाम था चालू साप्ताहिक स्थिति। दूसरी स्थिति चालू साप्ताहिक स्थिति। तो दूसरी स्थिति का नाम है चालू साप्ताहिक स्थिति। चालू साप्ताहिक स्थिति, ये दूसरी स्थिति का नाम है दोस्तों, चालू साप्ताहिक स्थिति। अब देखो चालू साप्ताहिक स्थिति क्या कहती है। देखो यहां पर चालू साप्ताहिक स्थिति क्या कहती है, इसको समझना। देखो मैंने यहां पर समझाया आप लोगों को, क्या समझाया मित्रों कि भगवती समिति, पूरी लाइन लिखना अच्छे से, भगवती समिति जो बेरोजगारी के मापन करने के लिए गठित हुई थी, तो भगवती समिति के द्वारा एनएसएसओ को सुझाव दिया। इसको कहा कि आप लोग ऐसा करो, सुझाव दिया कि चालू साप्ताहिक स्थिति, सुझाव दिया कि बजरंग स्वामी जी, बेटा मैंने ये कहा कि भगवती समिति एनएसएसओ को कहती है कि अगर आप भारत में बेरोजगारी का आकलन करना चाहते हो तो आप क्या करो, उन सब लोगों को पता लगाओ, उन सब लोगों के बारे में सर्वे करो जिनको पूरे साल भर में नौकरी नहीं मिलती। अगर किसी व्यक्ति को पूरे साल भर में नौकरी मिलती नहीं है तो उसको सामान्य स्थिति के तहत बेरोजगार माना जाएगा। अतः वो सामान्य स्थिति के तहत बेरोजगार माना जाएगा। अर्थात भगवती समिति ने 3 स्थितियां बताई थी, एक सामान्य स्थिति के आधार पर, एक चालू साप्ताहिक स्थिति के आधार पर और एक चालू दैनिक स्थिति के आधार पर कहा। यहां पर यह कह दिया
कि अगर कोई 15 से लेकर 64 साल का कोई भी व्यक्ति है, अगर उसे पूरे साल के दौरान एक दिन भी अगर उसे काम नहीं मिलता और वो पूरे साल भर रोजगार की तलाश में रहता है, तो उसे क्या कहा जाएगा? सामान्य स्थिति के तहत बेरोजगार कहा जाएगा। हालांकि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, तभी तो कहेंगे दोस्तों, जब एनएसएसओ ने 2011-12 में बेरोजगारी की रिपोर्ट दी थी, उस रिपोर्ट में सामान्य स्थिति के तहत बेरोजगारों की संख्या बहुत कम थी। ओके, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो पूरे साल भर नौकरी नहीं करते, कुछ समय के लिए तो नौकरी करते ही करते हैं। तो भगवती समिति ने सामान्य स्थिति के आधार पर बेरोजगारी का आकलन करने के लिए ये कहा कि अगर किसी व्यक्ति को पूरे साल भर में एक दिन भी काम नहीं मिलता या वो पूरे साल भर काम की तलाश में रहता है, तो उस व्यक्ति को सामान्य स्थिति के तहत बेरोजगार माना जाएगा। बताओ चीज समझ में आई या नहीं आई? यस या नो? भाई चीज समझ में आई नहीं आई? यस या नो? ओके, फिर आता दोस्तों चालू साप्ताहिक स्थिति। भगवती समिति द्वारा एनएसएसओ को सुझाव दिया कि चालू साप्ताहिक स्थिति के आधार पर, चालू साप्ताहिक स्थिति के आधार पर, चालू साप्ताहिक स्थिति के आधार पर उन सभी व्यक्तियों को बेरोजगारों में शामिल किया जाना चाहिए। उन सभी व्यक्तियों को बेरोजगारों में शामिल किया जाना चाहिए जो सर्वेक्षण, यानी जब सर्वे होता है, जो सर्वेक्षण सप्ताह नहीं होते, सर्वेक्षण सप्ताह के कारण कार्य पर नहीं होते, बाकी समय कार्य पर होते हैं। अब मेरी बात को वापस सुन लो। देखो, भगवती समिति ने एनएसएसओ को क्या कहा? वो एनएसएसओ को ये सुझाव देती है कि अगर आप सप्ताह के आधार पर बेरोजगारों का पता लगाना चाहते हो, तो सर्वेक्षण सप्ताह, हर सप्ताह के दोस्तों कुछ समय होता है, उस सप्ताह के दौरान अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार है तो उसे बेरोजगार की समय शामिल कर लो। बाकी समय चाहे वो नौकरी करता है या नहीं करता, इससे मतलब नहीं। यानी दोस्तों हर महीने का एक सप्ताह ले लिया जाता है और उस सप्ताह के आधार पर उनका आकलन किया जाता है। अगर वो उस सप्ताह में काम पर नहीं होता तो उसे साप्ताहिक स्थिति के आधार पर बेरोजगार माना जाएगा, चाहे वो बाकी सप्ताह में काम करता हो, इससे मतलब नहीं है, उसे सप्ताह के आधार पर बेरोजगार माना जाएगा। तो भगवती समिति ने एनएसएसओ को यह सुझाव दिया कि चालू साप्ताहिक स्थिति के आधार पर उन सभी व्यक्तियों को बेरोजगारों में शामिल किया जाना चाहिए जो सर्वेक्षण सप्ताह, यानी जिस समय एनएसएसओ सर्वे करता है और सैंपल उठाता है बेरोजगारों के, उस दौरान तो वो कार्य पर नहीं होता, बाकी समय वो कार्य पर होता है, तो उसे चालू साप्ताहिक स्थिति के आधार पर बेरोजगार माना जाएगा। ओके, समझ आएगा सभी को? जो भी तो ईमानदारी से पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, घबराने की आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं है। आप लोगों ने मेरा कोर्स परचेज किया है ना, तो मैं चाहता हूं मेरे बच्चों को किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं आना चाहिए। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आगे। फिर मैंने क्या कहा कि एनएसएसओ द्वारा चालू साप्ताहिक स्थिति, एनएसएसओ के द्वारा चालू साप्ताहिक स्थिति के आधार पर, एनएसएसओ के द्वारा चालू साप्ताहिक स्थिति के आधार पर कभी भी बेरोजगारी का आकलन किया ही नहीं गया। मतलब चालू साप्ताहिक बेरोजगारी का आकलन नहीं किया गया, यानी चालू साप्ताहिक स्थिति के आधार पर कभी भी आकलन नहीं किया गया, यानी सप्ताह के आधार पर कभी आकलन हुआ ही नहीं। दोस्तों ये जाना, भारत में एनएसएसओ ने चालू साप्ताहिक स्थिति के आधार पर कभी भी बेरोजगारी का आकलन नहीं किया। ओके, तो मैंने क्या कहा कि एनएसएसओ के द्वारा चालू साप्ताहिक स्थिति के आधार पर कभी भी बेरोजगारी का आकलन नहीं किया गया। ओके, चलिए मित्रों तीसरे नंबर पे अब चलते हैं। तीसरे नंबर पे आता है, तीसरे नंबर का आता है, ये कहता है चालू दैनिक स्थिति, ये कहता है चालू
दैनिक स्थिति। अब भाई साहब चालू दैनिक स्थिति क्या है इसको भी समझते, चालू दैनिक स्थिति क्या है इसको भी अपन समझते। मैंने कहा कि भगवती समिति, मैंने कहा दोस्तों भगवती समिति, कि भगवती समिति द्वारा, ओके, नहीं क्लास नहीं रुक रहा, भगवती समिति के द्वारा, भगवती समिति द्वारा एनएसएसओ को यह सुझाव दिया, एनएसएसओ को यह सुझाव दिया गया कि एनएसएसओ को यह सुझाव दिया गया कि आपके नेटवर्क प्रॉब्लम, यानी भगवती समिति ने एनएसएसओ को यह सुझाव दिया गया कि चालू दैनिक स्थिति के आधार पर, मैं कहता हूं चालू दैनिक स्थिति के आधार पर, चालू दैनिक स्थिति के चालू दैनिक स्थिति के आधार पर, चालू दैनिक स्थिति के आधार पर, उन आधार पर उन सभी व्यक्तियों को, उन सभी व्यक्तियों को, उन सभी व्यक्तियों को बेरोजगारों की, उन सभी व्यक्तियों को बेरोजगारों की गिनती में शामिल किया जाएगा, गिनती में शामिल किया जाएगा, ओके, उन सभी बेरोजगार गिनती में शामिल किया जाए। मित्रों मैंने क्या कहा, मैंने कहा मित्रों भगवती समिति के द्वारा एनएसएस को ये सुझाव दिया गया कि चालू दैनिक स्थिति के आधार पर उन सभी व्यक्तियों को बेरोजगारों की गिनती में शामिल किया जाए जिन्हें दिन के कुछ समय तो कार्य मिल जाता है, कि दिन के कुछ समय तो कार्य मिल जाता है, दिन के कुछ समय तो कार्य मिल जाता है, लेकिन शेष समय, बाकी समय कार्य नहीं मिल पाता, बाकी समय कार्य नहीं मिल पाता। उन सभी व्यक्तियों को दोस्तों चालू दैनिक स्थिति के आधार पर बेरोजगार माना जाएगा। मेरी बात को सुनना मित्रों, देखो भगवती समिति ने भारत में बेरोजगारी का आकलन करने की 3 स्थितियां बताई थी एनएसएसओ को। एक थी सामान्य स्थिति, एक थी चालू साप्ताहिक स्थिति और एक थी चालू दैनिक स्थिति। चालू दैनिक स्थिति में भगवती समिति ने एनएसएसओ को यह सुझाव दिया कि चालू दैनिक स्थिति के आधार पर उन सभी व्यक्तियों को बेरोजगारों की गिनती में शामिल किया जाएगा जिन्हें दिन के कुछ समय तो कार्य मिल जाता है, जिन्हें दिन के कुछ समय तो कार्य मिल जाता है, ओके मित्रों, दिन के कुछ समय तो कार्य मिल जाता है लेकिन शेष समय कार्य नहीं मिल पाता, उन्हें चालू दैनिक स्थिति के आधार पर दोस्तों बेरोजगार माना जाएगा। मतलब मान लो जैसे नॉर्मली क्या कहा गया था कि डेली 8 घंटे काम मिलना चाहिए, साल में 273 दिन काम मिलना चाहिए। अगर 8 घंटे डेली और साल में 273 दिन अगर काम मिलता है तब तो वो पूर्ण रोजगार में होगा। अगर इससे कुछ समय के लिए काम मिलता है तो दोस्तों वो बेरोजगारों की गिनती में शामिल किया जाएगा, उसे बेरोजगारों की गिनती में शामिल करेंगे। तो मैंने कहा कि भगवती समिति के द्वारा एनएसएसओ को यह सुझाव दे दिया कि चालू दैनिक स्थिति के आधार पर उन सभी व्यक्तियों को बेरोजगारों की गिनती में शामिल करेंगे जिनका दिन के कुछ समय, यहां पर कुछ समय का मतलब समझ गए, मान लो 6 घंटे 5 घंटे 4 घंटे, अगर मान लो कुछ समय काम मिल जाता है, यानी पूरा समय वो काम पर नहीं होता, कुछ समय काम पर होता है और बाकी समय दोस्तों वो कार्य पर नहीं होता, तो उसे चालू दैनिक स्थिति के आधार पर दोस्तों क्या करेंगे, बेरोजगारों की गिनती में शामिल करेंगे। ओके, अब सुनिए मित्रों, यहां पर मैं आपके सामने एक नोट बना के लिख देता हूं मित्रों, समझाने के लिए नोट डाल के एक लाइन, भारत में दोस्तों नोट्सों को ढंग से पढ़ लेना, इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं। भारत में बेरोजगारी का मापन, भारत में बेरोजगारी का मापन करने हेतु, भारत में बेरोजगारी का मापन करने हेतु चालू दैनिक स्थिति को सर्वप्रथम 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, समझ आ रहा है दोस्तों आप लोगों को, 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाया गया था। ओके, यानी भारत में बेरोजगारी के मापन करने के लिए
चालू दैनिक स्थिति को सबसे पहले कौन सी पंचवर्षीय योजना में अपनाया था? 11वीं पंचवर्षीय योजना में अपनाया था। और 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? 2007 से लेकर 2012 तक था। और जब एनएसएसओ ने 2011-12 की अपनी रिपोर्ट दी थी, उस रिपोर्ट में चालू दैनिक स्थिति के आधार पर भी दोस्तों बेरोजगारी का आकलन किया था। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को समझ में आ रहा है? सभी को समझ? तो मैंने क्या कहा मित्रों कि भगवती समिति ने एनएसएसओ को ये सुझाव दिया कि चालू दैनिक स्थिति के आधार पर उन सभी व्यक्तियों को बेरोजगारों की गिनती में शामिल कर लेना जिनको दिन के कुछ समय का मतलब 8 घंटे से कम समय उनको काम मिलता है और बाकी समय उनको काम नहीं मिलता, वो सभी लोग चालू दैनिक स्थिति के आधार पर क्या होंगे? बेरोजगार होंगे। और चालू दैनिक स्थिति को सबसे पहले एनएसएसओ ने कब अपनाया था? 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाया था और तब से लेकर दोस्तों बेरोजगारी का आकलन करना शुरू कर दिया था। बताओ मित्रों, यहां तक बात समझ में आ गई क्या? अब मेरी बात को सुनना और समझने की कोशिश करना। देखो, मैंने अभी तक आपको क्या समझाया मित्रों, मैं आज बात करूं बेरोजगारी का मापन। भारत में सबसे पहले बेरोजगारी का मापन दादा भाई नौरोजी ने किया था। बेरोजगारी का आकलन करने के लिए सबसे पहले समिति भगवती समिति बनी। भगवती समिति ने बेरोजगारी का आकलन करने की 3 स्थितियां बताई। ओके तो 3 स्थितियां बताई दोस्तों। यहां पर 3 स्थितियां बताई दोस्तों। ओके, एक है सामान्य स्थिति, एक होती चालू साप्ताहिक स्थिति और एक होती चालू दैनिक स्थिति। तो एक होती सामान्य स्थिति, एक होती चालू साप्ताहिक स्थिति और एक होती चालू दैनिक स्थिति। यानी बेरोजगारी का आकलन करने के लिए 1973 में भगवती समिति ने बेरोजगारी के आकलन करने की 3 स्थितियां बताई। ओके मित्रों, अगर यहाँ पर एक होती सामान्य स्थिति, एक होती चालू साप्ताहिक स्थिति और एक होती आपकी चालू दैनिक स्थिति यहाँ पर बताई। ओके, सामान्य स्थिति में तो ये कहा कि एक व्यक्ति को अगर पूरे साल भर में बिल्कुल भी नौकरी नहीं मिलती, बिल्कुल भी काम नहीं मिलता, तो सामान्य स्थिति के तहत बेरोजगार माना जाएगा। जैसे मैं एक बात को देखो, सुनना मित्रों, अगर मान लो एक व्यक्ति को डेली 3 घंटे या 4 घंटे नौकरी मिलती है, सुनो, एक व्यक्ति को डेली 3-4 घंटे नौकरी मिलती है, तो वो सामान्य स्थिति के आधार पर तो रोजगार में होगा, सामान्य स्थिति के आधार पर तो रोजगार में होगा, लेकिन चालू दैनिक स्थिति के आधार पर उसे क्या माना जाएगा? बेरोजगार माना जाएगा। मेरी बात समझ आ रही मित्रों? क्योंकि सामान्य स्थिति में तो ये कहा गया है कि उसको बिल्कुल भी काम नहीं मिलेगा, 1 घंटा 2 घंटा कुछ भी काम नहीं मिलेगा, तो वो सामान्य स्थिति के तहत क्या होगा? बेरोजगार होगा। लेकिन चालू दैनिक स्थिति में ये कहा था कि अगर उसको पूरा काम नहीं मिलता, जैसे मान लो 8 घंटे काम मिलना चाहिए लेकिन 8 घंटे से कम काम मिलता है, तो भी वो बेरोजगार है। लेकिन कौन सी स्थिति के तहत? वो चालू दैनिक स्थिति के तहत उसको बेरोजगार माना जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई क्या? यस या नो? तो ये तीनों बातें भगवती समिति ने बताई थी, किसको? एनएसएसओ को, कि बेरोजगारी का आकलन ऐसे किया जाएगा। ओके, तो 2 पॉइंट अपने कंप्लीट हो गए। तो आगे ओके, तो 2 पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बेटा बजरंग जी, आपकी पहली क्लास थोड़ा मोटा लिखा करो। आप लोग देखते हो, सुनाई नहीं देता क्या आप लोगों को? आप देख रहे हो, सुन के लिखो ना आराम से। कई बार सुनने अंधे लोग भी तो टॉप करते हैं दोस्तों। क्या आरएस से आईएएस नहीं बनते क्या? हमेशा दोस्तों परिस्थितियों से घबराया मत करो, है ना बजरंग भाई साहब? बजरंग जी, मैं पिछले 2 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो इतना मतलब मोटा लिखो छोटा लिखो, मैं एक ही बात को 10 बार रिपीट कर करके समझा रहा हूँ। तो आप लोग देखते हो, सुन के लिखो आराम से, कानों में ईयरफोन लगा के देखो। आदमी को आगे बढ़ना चाहिए जीवन में दोस्तों। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, लिखने पर ध्यान मत दो, आप मेरी बात को सुनो, एक एक बात को सुनो, उसके बाद लिखो मित्रों। क्या आगे आगे? ओके, सीपीआई मानो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल हिमांशु। ओके, आगे अब चले आगे, अब चलते दोस्तों आगे। तीसरा पॉइंट, अब तीसरा बिंदु लिखिए। अब तुमको तो तीसरा बिंदु कैसे भाई? पहला बिंदु तो कौन सा था? पहला बिंदु था आपका दादा भाई नौरोजी का। दूसरा बिंदु कौन सा था? भगवती समिति का। अब तीसरा बिंदु वर्तमान में तीसरा वर्तमान में भारत में बेरोजगारी का आकलन वर्तमान में भारत में बेरोजगारी का आकलन प्रति 5 वर्षों के लिए एनएसएसओ द्वारा,
हालांकि एनएसएसओ बंद हो गया, अब एनएसएसओ द्वारा किया जाता है। ओके, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, भारत सरकार ने बेरोजगारी के आंकड़े जारी करना बंद कर दिए, तो कोई जारी नहीं करता, लेकिन फिर भी ध्यान रखना कि बेरोजगारी की गणना 5 सालों के आधार पर होती है और एनएसएसओ के द्वारा की जाती है। और सबसे मजेदार बता दूंगा, लास्ट गणना जो हुई थी, लास्ट रिपोर्ट जो आई थी, वो कब आई थी? 2011-12 में आई थी। 2011-12 के बाद कभी भी भारत में बेरोजगारी का आकलन हुआ ही नहीं मित्रों, यानी 2011-12 के बाद दोस्तों भारत में कभी बेरोजगारी का आकलन किया ही नहीं गया, तो तो बात ही खत्म हो जाती है मित्रों। ओके, ये बात आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। ओके, यहां तक सारी बातें क्लियर। अब आता है मित्रों, तो मैंने क्या दोस्तों तीसरा पॉइंट लिखा है कि वर्तमान में भारत में बेरोजगारी का आकलन जो है मित्रों, वो प्रति 5 सालों के आधार पर एनएसएसओ के द्वारा किया जाता है। यानी एनएसएसओ हर 5 साल के आधार पर बेरोजगारी का आकलन करता है, किंतु वर्तमान में भारत में बेरोजगारी की गणना करना बंद हो गई। ना तो अब वर्तमान में निर्धनता के आंकड़े जारी होते हैं, ना बेरोजगारी के आंकड़े जारी होते हैं, अर्थात बेरोजगारी और निर्धनता की गणना करना भारत सरकार ने क्या कर दिया? बंद कर दिया। तो तीसरा बिंदु मैंने ये लिखाया था कि वर्तमान में भारत में बेरोजगारी का जो आकलन है वो प्रति 5 सालों के लिए एनएसएसओ के द्वारा किया जाता है, और एनएसएसओ की जो लास्ट रिपोर्ट थी वो 2011-12 की रिपोर्ट थी। यहां तक सारी बात क्लियर हो गई क्या? यस या नो? अब चलते हैं दोस्तों आप लोगों के सामने अगला पॉइंट हेडिंग हो जाएगी दोस्तों बेरोजगारी, क्योंकि थ्योरी और प्रैक्टिकल में आपको सारा बताना था। बेरोजगारी रिपोर्ट 2011-12 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ओके, अब आपको बेरोजगारी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करूं। मैंने हेडिंग क्या डाली? बेरोजगारी रिपोर्ट 2011-12 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अब बताओ भाई कौन कौन से तथ्य इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछने का चांस रखता है। ओके, सबसे पहली बात, पॉइंट नंबर 1, सबसे पहला पॉइंट है कि इस रिपोर्ट के आधार पर, ओके, मतलब इस रिपोर्ट के आधार पर सामान्य स्थिति के तहत इस रिपोर्ट के आधार पर सामान्य स्थिति के तहत बेरोजगारों की संख्या चालू दैनिक स्थिति की तुलना में, बताओ मित्रों क्या होगी? कम होगी या ज्यादा होगी? बताओ कम होगी या ज्यादा होगी? बताओ, कमेंट करके दिखाओ, मैं तो बता देता हूं कितना तुम समझे। मैंने कहा मित्रों कि बेरोजगारी की जो एनएसएसओ की जो रिपोर्ट थी, एनएसएसओ की रिपोर्ट थी 2011-12 की। तो मैंने कहा दोस्तों यहाँ पर आपको ये समझाने का प्रयास आपको किया मित्रों, ये बताने का प्रयास आपको कराऊं मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर, कि मैंने यहाँ पर कहा कि इस रिपोर्ट के आधार पर सामान्य स्थिति के तहत बेरोजगारों की संख्या चालू दैनिक स्थिति की तुलना में क्या होगी मित्रों? बताओ क्या होगी? तो कम रहेगी। तो सीधी कम रहेगी मित्रों। ओके, कम रही, अर्थात सामान्य स्थिति के तहत 2.2% बेरोजगार, 2.2% क्या रहे? बेरोजगार, एवं चालू दैनिक स्थिति के आधार पर, चालू दैनिक स्थिति के आधार पर, ओके, आधार पर 5.6% बेरोजगार है। ये तो हो गया पहला पॉइंट जो मैं आपको समझा चुका। ओके, ये सबसे पहला पॉइंट। मैंने क्या कहा मित्रों, जब एनएसएसओ की 2011-12 की रिपोर्ट आई, उसमें क्या कहा गया मित्रों कि सामान्य स्थिति के तहत बेरोजगारों की जो संख्या है वो चालू दैनिक स्थिति की तुलना में कम रही। ओके, अर्थात सामान्य स्थिति के तहत बेरोजगारी का परसेंटेज कितना? 2.2% लोग बेरोजगार है। ओके, और उसके बाद आता है मतलब चालू दैनिक स्थिति के आधार 5.6% लोग बेरोजगार है। एक बात और क्लियर कर दूं मित्रों, बेरोजगारी का जो मापन होता है ना, वो प्रति 1000 जनसंख्या पर किया जाता है। यानी 1000 जनसंख्या का 2.2% लोग बेरोजगार है
और 1000 जनसंख्या का 5.6% बेरोजगार है। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था कि बेरोजगारी का मापन जो है मित्रों वो प्रति 1000 कार्यशील जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। और जब 2011-12 की रिपोर्ट एनएसएसओ ने प्रस्तुत की तो उस रिपोर्ट में ये देखा कि सामान्य स्थिति के तहत बेरोजगारों की संख्या कम है, क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो पूरे साल भर ही नौकरी नहीं करते। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, थोड़ा बहुत काम धंधा करते रहते हैं मित्रों, जबकि चालू दैनिक स्थिति में बेरोजगारों की संख्या कितनी थी? ज्यादा थी। फिर रिपोर्ट में यह भी कहा कि सामान्य स्थिति के तहत बेरोजगारों का परसेंटेज 2.2% था, जबकि चालू दैनिक स्थिति के आधार पर 5.6% था। मेरी बात समझ में आ गई तो एक बार थम्स अप कर दो कि हाँ ये अच्छे से समझ में आ गया। ओके मित्रों, मैं आपको हमेशा कहता हूं दोस्तों खुद के नोट्स बनाया करो मित्रों। ये पीडीएफ के चक्करों में दोस्तों मेरा भी समय खराब होता है, तुम्हारा भी समय खराब होता है। पीडीएफ में आधी ज़्यादा गलतियां होती है दोस्तों, क्योंकि मैं उनका करेक्शन नहीं कर पाता दोस्तों, इसलिए यहाँ पर लिखाता हूँ, वो सबसे बेस्ट है। हमेशा पढ़ाई को ऐसा बनाओ दोस्तों, थोड़ा मेहनत करो, थोड़ा पसीना बहाओ, थोड़ी अपने आप को शरीर को कष्ट दो। जितना ज़्यादा तुम अपने शरीर को कष्ट दोगे उतनी ज़्यादा मेहनत हो, तुम दोस्तों जीवन में सफल होंगे। पीडीएफ क्या होगा? प्रिंट आउट निकालोगे, फेंकोगे, कहाँ रखोगे? एक अच्छी सी कॉपी मेंटेन करो, उस कॉपी में अच्छे नोट्स बनाओ और उसके बाद उनका रिवीजन करो, अच्छे से रिवीजन करो, आराम से सफल हो जाओगे। लेकिन तुम्हारी जो गंदी आदत है पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ, ये पीडीएफ का झंझट मेरे को बहुत गंदा लगता है दोस्तों। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि पीडीएफ दे दूंगा, लेकिन मत लिया करो दोस्तों, ये पीडीएफ का झंझट रखा है मत करो दोस्तों। मैं इस पीडीएफ के चक्कर में पढ़ता ही नहीं हूं। तो आगे तो मैं वापस बता देता हूं पॉइंट, जिसका रह गया देख लेना। मैंने कहा दोस्तों कि बेरोजगारी की रिपोर्ट 2011-12 के आधार पर यह देखा कि सामान्य स्थिति के तहत बेरोजगारों की संख्या चालू दैनिक स्थिति की तुलना में कम थी। क्यों? क्योंकि साप्ताहिक स्थिति के आधार पर तो बेरोजगारी का मापन हुआ ही नहीं था। तो सामान्य स्थिति के तहत बेरोजगारों का कितना परसेंट निकला? 2.2%। ये 1000 में से धारणा, और चालू दैनिक स्थिति में 5.6% रहा। ओके, सेकंड बिंदु। ओके, सेकंड बिंदु। फिर मैं तो इस बताऊं, इस रिपोर्ट के आधार पर, यानी 11-12 की रिपोर्ट के आधार पर, इस रिपोर्ट के आधार पर ज्ञात हुआ कि शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी का अनुपात, ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक रहा। ओके, मैंने कहा दोस्तों कि 2011-12 की रिपोर्ट के आधार पर यह ज्ञात हुआ कि शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी का जो अनुपात है वो ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा ज्यादा रहा। मतलब शहर के लोग ज्यादा बेरोजगार है। क्यों? क्योंकि शहर के लोग तो भाई महाशय होता है। जैसे तुम में से कई लोग होंगे, सर हमको तो पीडीएफ चाहिए, हम तो नौकरी काम नहीं करना चाहते, तो ये क्या होते हैं? आलस वाले लोग होते हैं। तो शहर के लोग तो क्या देखते हैं? छोटी मोटी नौकरी करना तो पसंद करते ही नहीं। वो तो हमेशा एक ही दिन में करोड़पति या लखपति या 200 रोडपति बनना चाहते हैं। तो शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी का अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी के अनुपात से क्या रहा? ज्यादा रहा। 2011-12 की रिपोर्ट में ये देखने को मिला कि शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी का जो अनुपात था वो ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा क्या थे? ज्यादा था। ओके, आगे। अब दोस्तों जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपका 100% पूरा है। उसके बाद आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों, करंट वरेंट सब पढ़ा दूंगा। फिर आता दोस्तों तीसरा पॉइंट, इस रिपोर्ट यानी 2011-12 की रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के आधार पर शिक्षित वर्गों में बेरोजगारी का अनुपात, अशिक्षित वर्गों की तुलना में अधिक रहा। ओके, तो ये दूसरा पॉइंट है। यानी इस रिपोर्ट 2011-12 की रिपोर्ट जब आई तो उस रिपोर्ट में चौंकाने वाला हिस्सा ये था कि पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या अनपढ़ बेरोजगारों की तुलना में ज्यादा थी। और वैसे ये तो सत्य, एक कटु सत्य है। आज भारत का कटु सत्य यही है कि भारत में पढ़े लिखे लोगों की, बेरोजगारों की संख्या ज्यादा है, क्योंकि शिक्षा ही दोस्तों बेरोजगारी का सबसे बड़ा रीजन है।
तो जब 2011-12 की रिपोर्ट एनएसएसओ ने प्रस्तुत की तो उस रिपोर्ट में देखा कि शिक्षित वर्गों में बेरोजगारी का जो अनुपात है वो अशिक्षित वर्गों की तुलना में क्या है, अधिक है। अर्थात शिक्षित वर्ग के लोग बेरोजगार ज्यादा है बजाय कि अशिक्षित वर्ग के लोग। ओके, और एक चौथा पॉइंट आप लोग और लिख लो मित्रों, चौथा पॉइंट आप लोग और लिख लो कि इस रिपोर्ट यानी 2011-12 की रिपोर्ट के आधार पर, इस रिपोर्ट के आधार पर 2011-12 की रिपोर्ट के आधार पर महिलाओं, इस रिपोर्ट के आधार पर महिलाओं में बेरोजगारी, महिलाओं में बेरोजगारी का अनुपात, महिलाओं में बेरोजगारी का अनुपात पुरुषों की तुलना में अधिक रहा। अर्थात महिलाओं की बेरोजगारी की संख्या अधिक है बजाय कि पुरुषों की बेरोजगारी को लेकर। ये चार बातें आप लोगों को समझनी है जो मैंने आपको निकाला, क्योंकि थ्योरी का प्रश्न बनता, प्रैक्टिकल प्रश्न बिल्कुल भी नहीं बनता। यहाँ पर प्रैक्टिकल प्रश्न बिल्कुल भी नहीं बनेगा मित्रों के। तो मैंने थ्योरी का प्रश्न आप लोगों को आराम से समझा दिया और आराम से बताने की कोशिश यहाँ पर की है। समझ आएगा दोस्तों यहां तक? अरे समझ आया यहां तक? समझ आया आपको? यस या नो? ओके, देखो तो इस बेरोजगारी रिपोर्ट 2011-12 में चार बातें मैंने आपके लिए रखी जो काम किया। सबसे पहला बिंदु कि इस रिपोर्ट के आधार पर सामान्य स्थिति के तहत बेरोजगारों की संख्या चालू दैनिक स्थिति की तुलना में कम है, अतः चालू दैनिक स्थिति में बेरोजगारों की संख्या ज्यादा थी। दूसरा, इस 11-12 की रिपोर्ट में यह देखा गया कि शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी का अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी के अनुपात से ज्यादा था। तीसरा, शिक्षित वर्ग में बेरोजगारी ज्यादा थी बजाय कि अशिक्षित वर्गों में। और तीसरा, महिलाओं में बेरोजगारी ज्यादा थी पुरुषों की तुलना में। ये चार पॉइंट इस रिपोर्ट में देखने को मिले। ओके, यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या? ओके, अब चलते दोस्तों लास्ट पॉइंट, बेरोजगारी खत्म दोस्तों, फिर लास्ट बिंदु की ओर बात करते हैं। फिर आपके बेरोजगारी से संबंधित कोई सा भी प्रश्न आप लोगों को गलत नहीं होगा। ओके, बाकी आंकड़े आपको मैं इकोनॉमिक सर्वे में लिखा दूंगा जो जरूरत होगी। है डालो तो बेरोजगारी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, बेरोजगारी हेडिंग हो जाएगी, बेरोजगारी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। फिर आपको मैं एक बार पूरा रिवीजन करा दूंगा इस टॉपिक को अभी थोड़ी देर में। बेरोजगारी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अब भाई साहब बेरोजगारी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से उसको सुनिए, समझ आना। देखो कौन कौन से। सबसे पहला यहाँ पर तीन बातें आपको बताऊंगा, तीन बातें आपके काम की जो आपको याद रखनी है, ज्यादा नहीं, तीन बातें। पॉइंट नंबर 1 जो आपको पता ही है, भारत में बेरोजगारी का आकलन, भारत में बेरोजगारी का मापन, भारत में बेरोजगारी का मापन प्रति 1000 कार्यशील जनसंख्या पर किया जाता है, प्रति 1000 कार्यशील जनसंख्या पर किया जाता है, प्रति 1000 कार्यशील जनसंख्या पर किया जाता है। ओके, यानी भारत में बेरोजगारी का जो मापन है वो प्रति 1000 कार्यशील जनसंख्या पर किया जाता है। सबसे पहला पॉइंट हो कि भारत में जो बेरोजगारी का मापन किया जाता है, यानी भारत में जो बेरोजगारी का मापन होगा वो प्रति 1000 कार्यशील जनसंख्या पर किया जाएगा। पहला पॉइंट हो। पॉइंट नंबर दो आता फिलिप्स वक्र। पॉइंट नंबर 2 था फिलिप्स वक्र की बात करें, फिलिप्स वक्र की बात करते हैं। आप लोगों ने फिलिप्स वक्र का नाम सुना होगा, नहीं सुना तो आज आप सुन लो मित्रों। आपको बताऊं फिलिप्स वक्र के बारे में भी क्वेश्चन एग्जाम में उठता है। फिलिप्स वक्र क्या होता है अब सुनिए, मैं इसको पूरा समझाता हूँ, पहले लिख लो फिर आराम से समझा। देखो मैंने लिखा दोस्तों कि इस वक्र यानी फिलिप्स वक्र, इस वक्र का प्रतिपादन विलियम फिलिप्स द्वारा किया गया। ओके, उन्होंने बताया कि, यानी विलियम फिलिप्स ने बताया कि
अल्पकाल में, कौन से काल में? अल्पकाल में, अंडरलाइन करना, अल्पकाल में मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई की दर, मुद्रास्फीति, अल्पकाल में मुद्रास्फीति की दर, अल्पकाल में मुद्रास्फीति की दर यानी इन्फ्लेशन रेट तथा बेरोजगारी की दर, अल्पकाल में मुद्रास्फीति की दर तथा बेरोजगारी की दर, बेरोजगारी की दर का मतलब है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ओके, तो मैंने कहा तो इस वक्र का प्रतिपादन विलियम फिलिप्स के द्वारा किया गया था। उन्होंने बताया कि अल्पकाल में मुद्रास्फीति की दर तथा बेरोजगारी की दर के मध्य, बेरोजगारी की दर के मध्य, बेरोजगारी की दर के मध्य, बेरोजगारी की दर के मध्य विपरीत संबंध पाया जाता है, विपरीत संबंध पाया जाता है, विपरीत संबंध पाया जाता है। सुना में तो ये बात विलियम फिलिप्स के पाया जाता है, विलियम फिलिप्स ने अपने फिलिप्स वक्र के अंतर्गत बताई। विलियम फिलिप्स क्या कहता है, जब उसने दोस्तों विकसित देशों में, अमेरिका जैसे देशों में एक सर्वे किया, उस सर्वे से पता लगा कि जैसे जैसे महंगाई की दर बढ़ती जाती है बेरोजगारी की दर घटती जाती है। कैसे भाई? महंगाई बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है, महंगाई बढ़ेगी तो लोगों की डिमांड बढ़ेगी, यानी महंगाई बढ़ेगी तो लोगों की डिमांड बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ेगी मेरे प्यारे साथियों तो लोगों उतना उत्पादन नहीं हो पाएगा और लोग क्या हो जाएंगे? बेरोजगार हो जाएंगे। तो मित्रों यहाँ पर विलियम फिलिप्स ने कहा कि अल्पकाल में महंगाई की दर और बेरोजगारी की दर के मध्य विपरीत संबंध होता है। अर्थात अगर मैं तुमसे कहूं अर्थात, सुनो तो, अर्थात जैसे जैसे बेरोजगारी की दर, अब मित्रों सुनते जाना, जैसे जैसे बेरोजगारी की दर में वृद्धि होती है, यानी जैसे बेरोजगारी की दर में वृद्धि होती है, यानी बेरोजगारी की दर बढ़ती है, जैसे जैसे बेरोजगारी की दर बढ़ती है वैसे वैसे मुद्रास्फीति की दर, वैसे वैसे मुद्रास्फीति की दर, महंगाई की दर में क्या होती है? तो महंगाई की दर में कमी आती है। सिंपल सी बात है, बेरोजगारी की दर बढ़ेगी तो लोगों की जेब में पैसा नहीं होगा, जब लोगों की जेब में पैसा नहीं होगा तो महंगाई ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ये तो कॉमन सेंस की बात है। विलियम फिलिप्स ने कहा कि अगर किसी अर्थव्यवस्था में अगर बेरोजगारी की दर बढ़ती है, अर्थात लोगों को रोजगार नहीं मिलता, जब लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो उनकी जेब में पैसा नहीं होगा, जब उनकी जेब में पैसा नहीं होगा तो सिंपल सी बात है उनके द्वारा डिमांड नहीं की जाएगी, और जब उनके द्वारा डिमांड नहीं की जाएगी तो वस्तुओं के दाम ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे? सस्ते हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली सस्ते हो जाएंगे। तो मित्रों मैंने क्या कहा मित्रों कि विलियम फिलिप्स ने दोस्तों अल्पकाल में ये बताया कि अल्पकाल में मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के मध्य विपरीत संबंध होता है। जैसे जैसे बेरोजगारी की दर बढ़ती जाएगी महंगाई की दर कम होती जाएगी। भाई बेरोजगारी की दर बढ़ेगी मतलब लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो लोगों की जेब में पैसा नहीं होगा, और जब लोगों की जेब में पैसा नहीं होगा तो लोगों की डिमांड नहीं होगी, जब लोगों की डिमांड नहीं होगी तो चीजों के दाम, वस्तुओं के दाम क्या हो जाएंगे? ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। ओके मित्रों, तथा लिख लिया सब लोगों ने? एक बार ध्यान वापस लिख लो। मैंने कहा कि फिलिप्स वक्र का प्रतिपादन विलियम फिलिप्स के द्वारा किया गया। उन्होंने बताया कि अल्पकाल में मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के मध्य कैसा संबंध, विपरीत संबंध होता है। अगर बेरोजगारी की दर बढ़ती है तो मुद्रास्फीति की दर क्या होती है? घटती है। बेरोजगारी की दर बढ़ेगी तो मुद्रास्फीति की दर क्या होगी? घटेगी। ओके, तथा आगे लिखो, मतलब तथा, इसे तथा जैसे जैसे बेरोजगारी की दर में कमी आती है, यानी बेरोजगारी की दर में क्या होती है? कमी होती है। यानी बेरोजगारी की दर जैसे जैसे कम होती है वैसे वैसे, बताओ मित्रों क्या होगा? वैसे वैसे मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि होती है। क्या होती है? तो वृद्धि होती है। ओके, वृद्धि होती है। ओके, सुनिए तो, यानी विपरीत संबंध बता दिया। तो भाई साहब इसका वक्र कैसे बना? मैं यहां पर बनाता हूं। देखो ये वक्र ऐसे बना इसने। विलियम फिलिप्स ने अल्पकाल में मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच में विपरीत संबंध बताया। तो उसने एक साइड तो क्या लिखा, एक जगह तो लिखा उसने बेरोजगारी की दर को, एक कॉलम लिखा बेरोजगारी की दर,
मतलब उसने एक, इसको बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ओके। और एक पक्ष में लिखा मुद्रास्फीति की दर, उसने एक पक्ष में क्या लिखा, मुद्रास्फीति की दर को लिखा, यानी एक पक्ष में उसने मुद्रास्फीति के बारे में बताया, ओके, मुद्रास्फीति के बारे में बताया, यानी इन्फ्लेशन रेट के बारे में बताया, ओके। अब सुनिए और समझने की कोशिश करिए, यहाँ पर सुनिए मैंने क्या दोस्तों, इन्फ्लेशन, देखो यहाँ पर क्या बताया इसने कि मान लो ये बेरोजगारी है, ये बेरोजगारी मित्रों, यहाँ पर ये बेरोजगारी मैंने ये लिख लिया मित्रों के आगे। सपोज करो कि ये आपका 0 है तो ये भी आपका 0 है। जैसे ही मान लो बेरोजगारी की दर बढ़ी, भाई यू आर 0 से लेकर यू आर 1, बेरोजगारी की दर बढ़ी, महंगाई की दर में क्या होगी, कम आ गई, यानी महंगाई की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे ही दोस्तों बेरोजगारी की दर में कमी आई, महंगाई की दर में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ये बात बताने वाला व्यक्ति कौन था, विलियम फ्लिप। इसने विपरीत संबंध बताया, इसलिए फिलिप्स वक्र जो था वो बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है। कई बार तुमसे पूछ लिया जाए कि फिलिप्स वक्र जो होता है वो बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है, जो मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी के दर के मध्य विपरीत संबंध को दर्शाता है। और ये कहता है कि मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी के बीच में क्या होता है, तो अगर ओके। अब सुनिए, तो मैंने कहा दोस्तों कि फिलिप्स वक्र क्या कहता है, बेरोजगारी की दर और मुद्रास्फीति की दर के बीच में विपरीत संबंध को दर्शाता है, जो ये कहता है अगर बेरोजगारी की दर में वृद्धि होगी तो मुद्रास्फीति की दर में क्या होगी, कमी होगी। बेरोजगारी की दर में कमी होगी तो मुद्रास्फीति की दर में क्या होगी, वृद्धि होगी। ये बात आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए मित्रों, ये चीज आप लोगों के माइंड में सेट हो जानी चाहिए, ओके। तो मेरी बात को समझ लिया आप लोगों ने। मैंने क्या कहा मित्रों कि भारत, देखो तो दो बातें अभी तक समझाई। पहली बात तो ये बताया कि भारत में बेरोजगारी का मापन प्रति 1000 कार्यशील जनसंख्या पर होता है। दूसरा मैंने आपको किसके बारे में बताया, फिलिप्स वक्र के बारे में बताया। आप लोगों ने अपनी लाइफ में फिलिप्स वक्र के बारे में नाम खूब सुना होगा, लेकिन इसको कभी समझा नहीं होगा। मैंने आज आपको समझा दिया कि फिलिप्स वक्र जो होता है वो अल्पकाल में, यानी शॉर्ट टर्म पीरियड में मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच में विपरीत संबंध को दर्शाता है, जो ये कहता है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे बेरोजगारी का आकार बढ़ता जाएगा, मुद्रास्फीति का आकार कम होता जाएगा। अर्थात बेरोजगारी बढ़ेगी तो मुद्रास्फीति में क्या होगी, कमी होगी, और बेरोजगारी में कमी होगी तो मुद्रास्फीति में क्या होगी, वृद्धि होगी। क्यों, देखो बेरोजगारी कम हुई मतलब लोगों को रोजगार मिला, लोगों को रोजगार मिला मतलब उनकी जेब में पैसा आया, उनकी जेब में पैसा आया तो उनकी डिमांड बढ़ी, डिमांड बढ़ी तो वस्तु और सेवाओं के दाम बढ़े, इसलिए महंगाई की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बताओ मित्रों ये चीज समझ में आई है नहीं मित्रों? यस भी बोलते जाकर, मतलब कोई चीज अगर डाउट लगे तो बोल दिया करो मित्रों। बहुत गजब पढ़ाई करनी है दोस्तों, ऐसे मजाक तुम आप लोग पढ़ रहे हो दोस्तों, आप लोगों को एक मौका मिल रहा है दोस्तों पढ़ने का। दोस्तों ये एक सौभाग्य समझ लो दोस्तों पढ़ने का, तुम लोगों को मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, तो आराम से कोई डाउट है पूछो मित्रों। एक ऑनलाइन दोस्तों आपको ना कोई भी संस्थान आपको लाइव क्लासेस नहीं देगी, देख लो दोस्तों सब रिकॉर्डेड डालते हैं। क्यों, सबको डर लगता है, सर्वर का डर लगता है, बच्चों का डर लगता है, सबको डर लगता है। रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी आप लोगों को, लाइव क्लास केवल मैं ही दूंगा दोस्तों, जो लगातार आपकी लाइव क्लास चलती रहेगी दोस्तों, लगातार। चाहे तुम चाहो तो रिकॉर्डेड भी देखो, चाहे लाइव भी देखो, मेरे तो फुल छूट आप लोगों को। समझ आ गया? बहुत प्यारा दोस्तों, बहुत लाजवाब। अब चलते हैं दोस्तों लास्ट पॉइंट इस टॉपिक का, फिर बेरोजगारी खत्म करें अपन। अपने धीरे धीरे अपन कारवा आगे बढ़ता जा रहा है, चीजों को समझते जा रहे हैं, टेंशन लो आगे। तीसरा होता है ओकेन का नियम। अब तुमको सर ये क्या नियम आ गया, भाई साहब ये भी नियम है, ओकेन का नियम। तुम लोग अगर बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ी होगी, लेकिन अब ओकेन का नियम, ओकेन का नियम। अब ओकेन का नियम क्या कहता है ये समझ, ओकेन का नियम क्या कहता है इसको समझ लो। ओकेन का नियम क्या कहता है, देखो यहां पर मैंने कहा कि ओकेन के द्वारा, ओकेन एक व्यक्ति था, प्रोफेसर, सुनना मैं तुम्हें लिख दूंगा समझ आएगा, प्रोफेसर ओकेन, प्रोफेसर ओकेन के द्वारा, प्रोफेसर ओकेन के द्वारा बेरोजगारी की दर। अब दोस्तों तुम में से अगर किसी की राइटिंग बहुत अच्छी है ना, जिसको लगता है कि उसको उसकी राइटिंग में घमंड है, आप लोग हर टॉपिक की पीडीएफ बनाकर मेरे को सेंड कर दो, मैं यही पीडीएफ तुमको प्रोवाइड करा दूंगा। टाइप कराने में दोस्तों मेरे को बहुत माथा पड़ होती है, क्योंकि बार बार चेक करो, ये करो, मेरे पास इतना समय नहीं। प्रोफेसर ओकेन के द्वारा बेरोजगारी की दर, और यदि तुमको टाइप पीडीएफ चाहिए तो तुम्हारी मैं फीस 100-200 रुपये और बढ़ा दूंगा, ठीक है, फिर तुम्हारी टाइप पीडीएफ लेना। प्रोफेसर ओकेन के द्वारा बेरोजगारी की दर, बेरोजगारी की दर तथा देश के आर्थिक विकास
मैंने कहा दोस्तों प्रोफेसर ओकेन के द्वारा बेरोजगारी की दर तथा देश के आर्थिक विकास की दर, देश के आर्थिक विकास की दर के मध्य विपरीत संबंध को दर्शाया, विपरीत संबंध को दर्शाया। ओके, मैंने कहा दोस्तों प्रोफेसर ओकेन के द्वारा बेरोजगारी की दर तथा देश के आर्थिक विकास की दर के मध्य विपरीत संबंध को दर्शाया। किसको दर्शाया? विपरीत संबंध को दर्शाया मित्रों। ओके, विपरीत संबंध। उन्होंने बताया कि, यानी प्रोफेसर ओकेन ने बताया कि यदि बेरोजगारी की दर में 1% की कमी ऑब्लिक वृद्धि, 1% की कमी ऑब्लिक वृद्धि होती है, 1% की कमी ऑब्लिक वृद्धि होती है, तो देश के आर्थिक विकास की दर में क्रमशः 3% की वृद्धि ऑब्लिक कमी होगी। अर्थात जैसे जैसे बेरोजगारी की दर बढ़ेगी विकास कम होगा। क्यों? क्योंकि भाई बेरोजगारी की दर बढ़ेगी तो लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो फैक्ट्रियां बंद होगी, तो उत्पादन बंद होगा तो देश का विकास कम होगा। तो सीधी सी बात है, प्रोफेसर ओकेन ने क्या किया? देश की बेरोजगारी की दर और देश के आर्थिक विकास की दर के बीच में विपरीत संबंध को बताया। जबकि दोस्तों फिलिप्स ने क्या बताया था? बेरोजगारी की दर और मुद्रास्फीति की दर के बीच में विपरीत संबंध को दर्शाया था। ओके, दोनों बातें आपको समझ में आ गई क्या? प्रोफेसर ओकेन ने यह बताया कि बेरोजगारी की दर तथा देश के आर्थिक विकास की दर के मध्य विपरीत संबंध होता है। उन्होंने बताया कि बेरोजगारी की दर में अगर आप 1% की कमी करते हो तो आर्थिक विकास की दर 3% बढ़ती है, यानी 1 और 3 का रेशियो इन्होंने लिया। और बेरोजगारी की दर में अगर 1% की वृद्धि करते हो तो दोस्तों देश के आर्थिक विकास में क्या होती है? 3% की क्या होती है? कमी होती है। ये बात प्रोफेसर ओकेन के द्वारा बताई गई, जिसने नेगेटिव संबंध को दर्शाया। किस किस के बीच में? देश बेरोजगारी की दर के बीच में और देश के आर्थिक विकास की दर के बीच में विपरीत संबंध को दर्शाया प्रोफेसर ओकेन ने। ओके, जबकि विलियम फिलिप्स ने दोस्तों बेरोजगारी की दर और मुद्रास्फीति की दर के बीच में विपरीत संबंध को दर्शाया था। यानी विलियम फिलिप्स ने तो दोस्तों बेरोजगारी की दर और मुद्रास्फीति की दर के बीच में संबंध उल्टा बताया, जबकि प्रोफेसर ओकेन ने बेरोजगारी की दर और देश के आर्थिक विकास की दर के बीच में विपरीत संबंध को दर्शाया। और इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनाकर उसने बताया। देखो इसने क्या कहा? ये ऐसा डायग्राम बना लिया, सिंपल सा प्रोफेसर ओकेन का, जिसमें एक साइड तो रखा बेरोजगारी की दर, एक साइड बेरोजगारी की दर को लिखा कि एक कॉलम बेरोजगारी का दर का रहेगा और एक कॉलम आर्थिक विकास की दर का रहेगा, एक रहेगा आर्थिक विकास की दर का। और इन दोनों के बीच में डायग्राम कैसा बना? ऐसा डायग्राम बना कि ऐसा डायग्राम होगा। ओके, यानी ओकेन का नियम जो है वो इन दोनों के, इसने कहा कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट को, बेरोजगारी की दर को अगर आप 1% बढ़ाते हो तो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है मित्रों वो आपकी 3% क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी। ओके, और यदि अनएम्प्लॉयमेंट रेट को अगर आप 1% से डाउन करते हो तो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है मित्रों वो आपकी 3% से क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अर्थात अनएम्प्लॉयमेंट रेट और आर्थिक विकास की दर के बीच में कैसा संबंध बताया? विपरीत संबंध बताया गया प्रोफेसर ओकेन के द्वारा। यहां तक बात समझ आ गई क्या? ओके, तो मैंने आपको फिलिप्स वक्र बता दिया और मैंने आपको ओकेन का नियम बता दिया। मेरी बात समझी? तो प्रोफेसर ओकेन ने अपने इस वक्र के माध्यम से बेरोजगारी की दर तथा देश के आर्थिक विकास की दर के बीच में विपरीत संबंध को दर्शाया और ये कहा कि अगर किसी देश में बेरोजगारी की दर में 1% की वृद्धि होती है या कमी होती है तो उस देश में आर्थिक विकास की दर में 3% की वृद्धि या कमी होती है। यानी बेरोजगारी की दर और आर्थिक विकास की दर के बीच में विपरीत संबंध होता है। ये बात प्रोफेसर ओकेन ने अपने ओकेन के नियम में बताई। ओके, समझ आया सभी को? अब चलते, अब लास्ट हेडिंग दोस्तों, चैप्टर टॉपिक खत्म। बस अब छोटा सा टॉपिक लिख लो, शॉर्ट में लिख लो, कोई बड़ी बात नहीं। बेरोजगारी निवारण के उपाय। तो बेरोजगारी निवारण के क्या क्या उपाय हो सकते हैं?
ये सिंपल सा थ्योरी का पॉइंट है, बस लिख लो, नोट्स बनाने के लिए काम आएगा, एग्जाम के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी नोट्स के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नोट्स हमेशा प्रॉपर तरीके से होने चाहिए। तो ओके, फिर आपका दोस्तों मैंने आपको देखो मुद्रास्फीति करा दिया, राष्ट्रीय आय करा दिया, पंचवर्षीय योजना करा दिया, निर्धनता करा दिया और बेरोजगारी का टॉपिक भी आज खत्म हो जाएगा। आज रात को अपन वित्तीय प्रणाली के टॉपिक को पढ़ना शुरू करेंगे जिसमें आपका मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार सब कुछ पढ़ा दूंगा। अगला आता है तो पहला बिंदु, पहला आता है कि जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित करके, जनसंख्या वृद्धि दर को कंट्रोल करके बेरोजगारी को कम कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। दूसरा, पूंजी निवेश की दर में वृद्धि करके, मतलब अधिक से अधिक मात्रा में कैपिटल का इन्वेस्टमेंट करके फैक्ट्रियां खोलकर, नई नई फैक्ट्रियां कंपनियां खोलकर बेरोजगारी कम कर सकते हैं। तीसरा, उपलब्ध सभी संसाधनों का सदुपयोग करके दोस्तों बेरोजगारी को कम किया जा सकता है। चौथा, देश की शिक्षा प्रणाली को व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली में परिवर्तित करके, देश की शिक्षा प्रणाली को व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली में परिवर्तित करके, फिर लास्ट आएगा सरकार द्वारा चलाए गए रोजगार कार्यक्रमों का सही क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। ये आलतू फालतू कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखने के, यानी बेरोजगारी निवारण के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, बेरोजगारी को कैसे समाप्त किया जा सकता है, बेरोजगारी का निवारण करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, ये मैं आपको बता चुका। पहला, जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल करके, भाई जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल करके भी आप बेरोजगारी को कंट्रोल कर सकते हो। फिर आता दूसरा, पूंजी निवेश की दर में वृद्धि करके, पूंजी निवेश की दर को बढ़ाकर भी आप बेरोजगारी को कंट्रोल कर सकते हो। तीसरा, उपलब्ध सभी संसाधनों का सदुपयोग करके भी बेरोजगारी को कम कर सकते हो। उसके बाद अगला, देश की शिक्षा प्रणाली को व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली में परिवर्तित करके, और चौथा, सरकार के द्वारा चलाए गए रोजगार कार्यक्रमों का सही क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। यानी सरकार के द्वारा जो भी रोजगार कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उन रोजगार कार्यक्रमों का अगर सही तरीके से क्रियान्वयन होगा तो भी दोस्तों बेरोजगारी को कम किया जा सकता है। बताओ मित्रों, समझ में आया या नहीं आया? ये पूरा टॉपिक आपका हो चुका जिसमें बेरोजगारी का अर्थ, बेरोजगारी के कारण, बेरोजगारी के प्रकार, बेरोजगारी के मापन करने का तरीका, बेरोजगारी की रिपोर्ट और बेरोजगारी के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य जिसमें आपका फिलिप्स वक्र और ओकेन का नियम और लास्ट पॉइंट था बेरोजगारी निवारण के उपाय। दोस्तों ये सारे मैं बता चुका। दोस्तों आज रात को लगभग 8 बजे के आसपास मैं आप लोगों का बेरोजगारी का टेस्ट अपलोड कर दूंगा, आप लोगों को टेस्ट जरूर दे लेना। हर टॉपिक का आपको टेस्ट दूंगा, निर्धनता का भी टेस्ट दिया था। हर जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट होता जाएगा आपको टेस्ट पेपर मिलता जाएगा, आराम से आप टेस्ट दीजिए, मजे से पढ़िए और कोई टेस्ट दोस्तों क्लियर। और कोशिश करना, अच्छा जिस बालक की राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, उसको लगता है कि मेरी राइटिंग पर घमंड है, तो आप लोग इसकी पूरी पीडीएफ बनाकर, अच्छी सी पीडीएफ, अच्छे से फोटो खींच के आप लोग मेरे को शानदार तरीके से पीडीएफ बनाकर सेंड कर देना। मैं बच्चों को इसकी पीडीएफ दे दूंगा, जिसे पीडीएफ का नाटक खत्म होगा, अब वो प्रिंट आउट निकालेंगे। तो जिसको भी अपनी राइटिंग पर बहुत ज़्यादा घमंड है, कहता है कि आप मेरी राइटिंग दोस्तों मोती जैसे मेरे अक्षर है दोस्तों, तो आप मेरे को इसकी पीडीएफ भेज देना, मैं बच्चों को आपको दे दूंगा। ओके चलिए मित्रों, ये आपका टॉपिक पूरा हो चुका बेरोजगारी, जो 2 क्लासों में मैंने कंप्लीट करा दिया, जिसमें बेरोजगारी का अर्थ, बेरोजगारी के कारण, बेरोजगारी के प्रकार, बेरोजगारी का मापन करने का तरीका, भगवती समिति के बारे में, बेरोजगारी की रिपोर्ट 2011-12 की रिपोर्ट बता दिया, मैंने आपको फिलिप्स वक्र बता दिया और मैंने आपको दोस्तों कौन सा ओकेन का नियम बता चुका। सारी बातें मैंने कवर कर दी। ओके, उम्मीद करता हूं आप सभी को ये टॉपिक समझ में आया होगा, कहीं पर भी कोई डाउट आप लोगों के मन में नहीं रहा होगा। ओके, अब चलते दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। अगली कक्षा में पढ़ेंगे वित्तीय बाजार के बारे में, यानी फाइनेंशियल मार्केट के बारे में बात करेंगे, जो मैं आपको बता दूंगा। ओके, थैंक यू मित्रों, टेक केयर, बाय बाय।